Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. Students, in this class we will discuss the economic affairs of second week of November 2020. आज की क्लास में हम नवंबर 2020 के दूसरे हफ्ते यानी कि 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर 2020 तक का इकोनॉमिक जीके को डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास द इकोनॉमिक जीके। सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारे पास आ जाता है जीडीपी ग्रोथ। तो जीडीपी की मैं बात करूं तो जीडीपी के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, द फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ बाउंड्री। ठीक है, प्रोड्यूस्ड विद इन अ बाउंड्री ऑफ इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर, एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर जितना भी पैसा प्रोड्यूस होता है एक साल के अंदर, दैट इज जीडीपी। अब यहां पे एक कंपनी हमारे पास गोल्डमैन सैच, तो गोल्डमैन सैच ने बोला कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इंडिया का जो जीडीपी रेट है वो 2020 के लिए, ये 2020 बोला तो मतलब कैलेंडर ईयर की बात हो रही है। ये मतलब कैलेंडर ईयर की बात कर रहा है वो, 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक, यानी कि ये कैलेंडर ईयर की बात हो रही है। कितना रहने वाला है? -8.9%। और अगले वर्ष में यानी कि 2021 में ये चला जाएगा 10% पे और 2022 में हो जाएगा ये 7.2% पे। तो तीनों वैल्यूज ध्यान में रखनी है आपको। कितना? 2020 में -8.9, कैलेंडर ईयर 2021 में 10, कैलेंडर ईयर 2022 में 7.2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मूडीज एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, एक यूएस बेस्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, दुनिया की टॉप 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में से एक। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस इसका पूरा नाम है। तो मूडीज ने क्या बोला कि 2020, अगेन कैलेंडर ईयर की बात कर रहा है, कैलेंडर ईयर 2020 में सेम, इसने भी उतना ही बोला, -8.9%। बट अगले वर्ष यानी कि 2021 में देयर इज अ पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ 8.6%। देयर इज अ पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ 8.6%, यानी कि हालांकि अगर मैं गोल्डमैन की बात करूं तो उसने तो 10 बोला था, इसने 8.6 बोला है। तो वैल्यूज ध्यान में होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं प्रेडिक्शंस को लेके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यहां पर 12 अनाउंसमेंट करी है अंडर द आत्मनिर्भर भारत 3.0। देखिए, कोविड-19 की सिचुएशन के चलते हुए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का इनॉग्रेशन किया था। इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर इसका तीसरा वर्जन लॉन्च किया गया, जिसके अंदर 2.65 लाख करोड़ रुपीस का टोटल एस्टिमेशन यहां पे लॉन्च किया गया है। 2.65 लाख करोड़ रुपीस। अब जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई मिलके, ठीक है, कितना पैसा यहां पे दे चुके हैं? दैट इज 29,87,641 करोड़ रुपीस। क्लियर? ये जो टोटल अगर मैं बात करूं, ठीक है, अभी ये आत्मनिर्भर भारत 3 है, ठीक है, इससे पहले आत्मनिर्भर 1, 2 और ओवरऑल द ईयर जितने भी कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट या आरबीआई ने करी है उन सबको मिला के लगभग 30 लाख करोड़ रुपए यहां पे दिए जा चुके हैं, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 15% है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 15%। अब बात करते हैं ये 12 जो की पॉइंट्स है हमारे पास, 12 की अनाउंसमेंट्स है, इनमें क्या क्या है, इनमें क्या क्या चीजें। तो बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो इस आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंदर नई जॉब्स प्रोवाइड करवाना, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना, बढ़ाना। ये जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है ये 1 अक्टूबर 2020 से लेके चलेगी 30 जून 2021 तक। इसका बेनिफिट किस किस को मिलने वाला है? इसका बेनिफिट मिलेगा किसी भी ईपीएफ रजिस्टर्ड कंपनी में, किसी एम्प्लॉय का भर्ती होना और जिसकी तनख्वाह 15,000 से कम हो, ऑन द मंथली वेजेस लेस देन 15,000 रुपीज, या फिर ऐसे ईपीएफ मेंबर्स, ठीक है, जिनकी तनख्वाह 15,000 से कम थी बट कोविड-19 की सिचुएशन के चलते हुए 1 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच में जिनकी नौकरी चलेगी हो, जिनकी नौकरी गई चली हो, वो यहाँ पे इसके मेंबर रहने वाले, उनको बेनिफिट यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें
किसकी? कंपनीज की। कंपनीज को क्या बेनिफिट होने वाला है? कंपनीज को क्या बेनिफिट मिलने वाला है? ठीक है, अगर कंपनी के अंदर सितंबर 2020 तक 2 नए एम्प्लॉय आए हो, ठीक है, 2 नए एम्प्लॉय आए हो, या फिर ऐसी कंपनी के अंदर 2 एम्प्लॉय हो जिसके अंदर 50 एम्प्लॉय है या उससे कम एम्प्लॉय वाली कंपनी है, या फिर ऐसी कंपनी जिसके अंदर 5 एम्प्लॉय आए हो नए, बट वो कंपनी जिसके अंदर 50 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है, 50 से कम वाली एम्प्लॉय कंपनी के अंदर 2 नए एम्प्लॉय आए हो, या फिर 50 से ज्यादा एम्प्लॉय वाली कंपनी के अंदर 5 नए एम्प्लॉय आए हो, तो उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है इस स्कीम के अंदर। उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। क्या मिलेगा? सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी मिलेगी, यानी कि अगर एक कंपनी लोगों को रोजगार दे रही है तो सरकार उसको बेनिफिट दे रही है। ठीक है, सरकार उसको बेनिफिट दे रही है। अब ईपीएफ प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का। तो सरकार यहां पे क्या कहती है? सरकार यहां पे कहती है ऐसी कंपनीज जिसके अंदर 1000 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, जिसके अंदर 1000 तक एम्प्लॉयज हैं, अब उनके के अंदर क्या होगा? जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो भी 12% है और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो भी 12% है। और ऐसी कंपनीज जिसके अंदर 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, उसमें सिर्फ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 12%। उसमें सिर्फ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 12%। तो ये था हमारे पास अभी हमने आत्मनिर्भर रोजगार योजना पढ़ी है। अब सेकंड पे आते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ये सरकार ने लॉन्च करी थी। जो भी कंपनीज है, एमएसएमईज है, उनको यहाँ पर पैसा प्रोवाइड करवाने के लिए। तो इसका एक्सटेंशन यहाँ पे कर दिया गया, सरकार ने इसको एक्सटेंड कर दिया था पहले ही। अब सरकार क्या कहती है? इसको एक्सटेंड कितने तक कर दिया था? 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, अब सरकार कहती है कि वो कंपनीज जिनका जो क्रेडिट आउटस्टैंडिंग 29 फरवरी 2020 तक, कोविड से पहले तक 50 करोड़ से लेके 500 करोड़ के बिटवीन में था, उसको अपने उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट तक का 20% एडिशनल लोन मिल सकता है। 20% एडिशनल लोन मिल सकता है। ठीक है, 20% एडिशनल लोन मिल सकता है। और इसका जो टेन्योर रहेगा वो रहेगा 5 साल, जिसमें 1 साल का मोराटोरियम पीरियड भी रहेगा। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, 1,45,980 करोड़ रुपए, 1,45,980 करोड़ रुपीज आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए सरकार ने 10 मेन सेक्टर यहां पे बताए हैं कि इन 10 मेन सेक्टर को बूस्टअप करने से इकोनॉमी में बूस्टअप आएगा। ये 10 मेन सेक्टर कौन कौन से हैं? ठीक है, 10 मेन सेक्टर कौन कौन से हैं? दैट इज एडवांस सेल केमिस्ट्री बैटरी, उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जो होते हैं, या फिर ऑटोमोबाइल्स या ऑटो कंपोनेंट, गाड़ियां या फिर गाड़ियों में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स, फार्मेटिकल ड्रग्स, दवाइयां, उसके बाद टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, उसके बाद टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, कपड़ा, फूड प्रोडक्ट्स, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स एंड व्हाइट गुड्स, एसी हो गया, एलईडीज हो गई। ठीक है, एंड स्पेशलिटी स्टील। तो इन सब चीजों के लिए अगले 5 सालों में इन 10 इंडस्ट्रीज को बूस्टअप करने के लिए, इन 10 सेक्टर्स को बूस्टअप करने के लिए 1,45,980 करोड़ रुपए सरकार ने टारगेट किया अगले 5 सालों के अंदर। नेक्स्ट, 18,000 करोड़ रुपए अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए, आवास योजना का टारगेट क्या था? लोगों को घर प्रोवाइड करवाना। अब लोग घर खरीदे, लोगों को घर के लिए सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करवाना, तो इसलिए सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए है इस प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर, क्योंकि ये स्कीम 2 हिस्सों में बटी हुई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल और अर्बन। 8,000 करोड़ इसके अंदर ऑलरेडी इस साल इन्वेस्ट हो चुका था, ऑलरेडी गवर्नमेंट लगा चुकी थी 18,000 करोड़ और बात करिए। इसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात हो रही है। अगर सिक्योरिटीज में गवर्नमेंट जो टेंडर्स निकालती है उसके अंदर अगर आप पैसा मतलब लॉन्च किया जाएगा उसके अंदर, तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जो सरकार के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सरकार के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके अंदर जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है उसको 3% तक रिड्यूस कर दिया गया। अब 3% लगेगी, पहले लगती थी 5 से 10%, पहले था 5 से 10%, अब वो लगेगी 3%, नेक्स्ट,
इनकम टैक्स का रिलीफ मिल गया है जो भी घर खरीदते हैं या घर बेचते हैं, ठीक है, घर बनाने वाली कंपनीज या फिर घर खरीदने वाले लोग, इन दोनों को ही मिल गया है क्या, इनकम टैक्स का रिलीफ, इनकम टैक्स का रिलीफ मिल गया है। तो जो रिलीफ है वो जो भी यहाँ पे बायर है, जो बायर है उसको 20% तक का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ, आईटीआर की रिटर्न के साथ 20% तक का बेनिफिट उसको मिल जाएगा अगर वो घर खरीदता है तो। 1,10,000 करोड़, 1,10,000 करोड़ रुपए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड के चलते हुए रेज करेगी, ठीक है, 2025 तक। 2025 तक 1,10,000 करोड़ रुपए रेज किए जाएंगे बाय द थ्रू ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। और सरकार यहाँ पे 6,000 करोड़ की इक्विटी भी देने वाली है। 6,000 की इक्विटी यहाँ पे सरकार इन्वेस्ट करेगी, 6,000 करोड़ रुपए सरकार इन्वेस्ट करेगी और बाकी का 1,10,000 करोड़ रुपए बोरो किया जाएगा, फाइनेंस किया जाएगा 2025 तक। एग्रीकल्चर सेक्टर 65,000 करोड़ रुपए के फर्टिलाइजर्स, ₹65,000 करोड़, 65,000 करोड़ रुपए यहां पर किसानों के लिए खर्च किया जाएगा, उनको फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवाने के लिए 65,000 करोड़ रुपए। रूरल एम्प्लॉयमेंट को बूस्टअप किया जाएगा, गांव के लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पे अंदर था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पे इस वित्तीय वर्ष में खर्च किए जाएंगे, 10,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट्स, एक्सिम बैंक, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को 3,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा ताकि एक्सपोर्ट सेक्टर को बूस्टअप किया जा सके। देखिए, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2019-20 इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो इंपोर्ट से ज्यादा हो चुका था। तो अब भारत का इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है। और उसी एक्सपोर्ट को और बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का काम करता है, इसको 3,000 करोड़ रुपए यहाँ पे सरकार के द्वारा दिया जाएगा अंडर द इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम, अंडर द इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। नेक्स्ट, 10,200 करोड़ रुपए, 10,200 करोड़ रुपए ग्रीन एनर्जी हुआ, डिफेंस इक्विपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, इन सबको बढ़ाने के लिए, यानी कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ाने के लिए यहाँ पे 10,200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे, 10,200 करोड़ रुपए। कोविड-19 की वैक्सीन के लिए, कोविड-19 की वैक्सीन के लिए रिसर्च R&D को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर वर्क हो सके, 900 करोड़ रुपए, 900 करोड़ रुपीस यहाँ पे अलॉट किया गया कोविड-19 की वैक्सीन के लिए रिसर्च को लेके, 900 करोड़ रुपए, 900 करोड़ रुपीस। तो ये थे 12 पॉइंट, 12 प्लान, 12 की अनाउंसमेंट दैट इज अंडर द आत्मनिर्भर भारत 3.0। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फास्टैग्स। अब देखिए फास्टैग्स, टोल प्लाजास, जब भी हमारी गाड़ी किसी टोल प्लाजा से निकलती है तो हमें कुछ टोल अमाउंट पे करना पड़ता है। बट कुछ टाइम पहले सरकार ने एक टेक्नोलॉजी लॉन्च करी कि आपकी गाड़ी के लिए आपको जो टोल अमाउंट देना होता है वो कैश देने की जरूरत नहीं है। आपकी गाड़ी जब क्रॉस करेगी तो एक टेक्नोलॉजी है हमारे पास, दैट इज RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। इस RFID टेक्नोलॉजी के चलते हुए आपकी गाड़ी के आगे एक स्टिकर लगा दिया जाएगा, वो अपने आप आपके बैंक अकाउंट से, या फिर एक वॉलेट टाइप सिस्टम है, उसमें से आप जो रिचार्ज आप पैसे डाल के बैठे हो उसमें से अपने आप अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। आपको कैश के लिए पर्ची लेने की जरूरत नहीं है, आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज फास्टैग। तो फास्टैग कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, RFID। अब सरकार क्या कहती है कि चाहे आपके पास नई गाड़ी आप खरीद रहे हो, चाहे आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है, 1 जनवरी 2021 के बाद फास्टैग मैंडेटरी है, फास्टैग मैंडेटरी है, फास्टैग मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हो, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हो 1 अप्रैल 2021 के बाद, 1 अप्रैल 2021 के बाद अगर आप अपनी गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हो, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाने के लिए भी आपके पास फास्टैग का होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपका नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करते वक्त वो आपसे मांगेगा फास्टैग की ID। जो PC होगा, जो नेटवर्क होगा, जो सॉफ्टवेयर होगा, वो आपसे मांगेगा, या फिर जो भी आप अगर ऑफलाइन भी करवा रहे हो तो वो आपसे मांगेगा क्या? फास्टैग की आपकी ID। तो फास्टैग इज मैंडेटरी फॉर द इंश्योरेंस ऑल्सो। इंश्योरेंस करवाने के लिए भी फास्टैग मैंडेटरी हो जाएगा। नेक्स्ट, सरकार ने ई-इनवॉइसिंग सिस्टम को मैंडेटरी कर दिया है फ्रॉम द जनवरी 2021। ऐसी कंपनीज जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, कुछ टाइम पहले सरकार ने क्या लॉन्च किया था?
ऐसी कंपनीज जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, ऐसी कंपनीज जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनके लिए ई इनवॉइसिंग सिस्टम को मैंडेटरी किया था सरकार ने पहले, वो ऑलरेडी अभी चल रहा है। बट सरकार क्या कहती है कि जनवरी 2021 से, यानी कि आने वाले 2 महीने बाद 500 करोड़ या उससे ज्यादा वाली 100 करोड़ या उससे ज्यादा वाली जो कंपनीज हैं, ठीक है, उनके लिए भी मैंडेटरी है क्या, ई इनवॉइसिंग सिस्टम, ई इनवॉइसिंग सिस्टम, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पे जो सामान बेच रही है वो इनवॉइस रेज करेगी, वो इनवॉइस यहाँ पे डालेगी, जिससे उसका जनरेट हो जाएगा एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर, एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो इसके बिना अगर इनवॉइस रेफरेंस नंबर नहीं हुआ तो आप गुड्स को ट्रेड नहीं कर सकते, आप गुड्स को ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो गुड्स की ट्रेड करने के लिए ऐसी कंपनीज जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनके लिए मैंडेटरी है ई इनवॉइस सिस्टम, ई इनवॉइस सिस्टम जनवरी 2021 के बाद, जनवरी 2021 के बाद। नेक्स्ट, एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, यूपीआई के थ्रू, देखिए यूपीआई की जो थर्ड पार्टी एप्स है, दैट इज अमेजन पे, गूगल पे, जी पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे अभी लॉन्च हुआ, ये सब थर्ड पार्टी एप्स हैं। तो इन थर्ड पार्टीज के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया 30% का, 30% का रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि अब इनको अपनी ट्रांजेक्शन्स को लिमिटाइज करना पड़ेगा, अब इनको अपनी ट्रांजेक्शन्स को लिमिटाइज करना पड़ेगा। एंड दिस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 से इनके ऊपर ये मैंडेशन लग जाएगी, चाहे वो कोई नई थर्ड पार्टी ऐप आ रही है, चाहे कोई पुरानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, बीजू जनता दल की सरकार है यहाँ पे, इन्होंने एक ऐप लॉन्च करी है किसानों के लिए, सेचा समाधान, सेचा समाधान। अब यहाँ पे किसानों को अगर कोई समस्या होती है, चाहे वो इरिगेशन से रिलेटेड हो, चाहे सीड से रिलेटेड हो, या किसी भी फार्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो पहले किसानों को जाना पड़ता था सरकारी दफ्तरों में। अब किसानों को सरकारी दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंट्स में जाने की जरूरत नहीं है। किसान क्या करेगा, किसान इस मोबाइल ऐप के थ्रू वीडियो, जो भी उसको प्रॉब्लम आ रही है उसकी वीडियो बना के या फिर फोटो खींच के अपलोड कर देगा, और अपने फोन की ही सहायता से सारी मदद वहां से पा लेगा, या फिर वो वहां पे एम्प्लॉय अपने आप आ जाएगा। अब किसान को चक्कर काटने की जरूरत नहीं है सरकारी दफ्तरों में, किसान को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उड़ीसा की सरकार ने लॉन्च किया है बीजू कृषक विकास योजना, बीजू कृषक विकास योजना। अगर किसान को इरिगेशन लिफ्ट की जरूरत है, इरिगेशन लिफ्ट पॉइंट्स की जरूरत है, तो यहाँ पे वो इसके लिए भी ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकता है, ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकता है, फोन से, कंप्यूटर से, या फिर आसपास वाले जन सेवा केंद्र में जाकर। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है, गो स्विफ्ट पोर्टल, गो स्विफ्ट पोर्टल। जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे उड़ीसा में स्थित हैं, उनको अगर पानी की जरूरत है तो वो भी इस गो स्विफ्ट पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ओडिशा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे वाराणसी के अंदर बहुत सारे, वाराणसी जो कि मोदी जी की अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर मोदी जी ने बहुत सारे कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनोग्रेशन किया, कुछ का फाउंडेशन स्टोन और कुछ का इनोग्रेशन रखा गया। दैट इज लगभग 614 करोड़ रुपए, 614 करोड़ रुपीस का यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को इनोग्रेट किया गया, जिसके अंदर साउंड शोज वगैरह लगाए गए, ठीक है, और हॉस्पिटल्स का हॉस्पिटल हुआ, सीवरेज सिस्टम हुए, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हुआ, स्टेडियम्स हुए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हुए, तो स्मार्ट सिटी लाइटिंग वर्क हुआ। ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इसके अंदर लॉन्च किए गए। गौ आश्रय केंद्र बनाने की बात करी तो ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट, लगभग 614 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किए गए अंडर द पीएम मोदी गाइडेंस, मोदी जी की गाइडेंस के अंदर। भारत का सबसे लंबा मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज, भारत का सबसे लंबा मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज, इसको लॉन्च कर दिया गया तेहरी रिवर के ऊपर, तेहरी रिवर के ऊपर, तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तराखंड में इसको लॉन्च कर दिया गया, इनोग्रेट कर दिया गया। इसका जो नेम है बेसिकली दैट इज डोबरा चांटी ब्रिज, डोबरा चांटी ब्रिज, यहाँ पे इसको बोलते हैं डोबरा चांटी ब्रिज या झूला, यहाँ पे इसको नाम दिया गया है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने खुद इसका इनोग्रेशन किया है। इसकी जो लंबाई है वो है 725 मीटर, 725 मीटर, और इसको बनाने के लिए जो खर्चा आया दैट इज 2.95 करोड़ रुपीस,
2.95 करोड़ रुपीस इसको बनाने के लिए खर्चा आया और 14 साल लगे इसको बनाने के लिए। अब ये स्टार्ट हो चुका है, इनोग्रेट हो चुका है। 725 मीटर लंबा एवरेज, 725 मीटर लंबा एवरेज डोबरा चांटी ब्रिज, डोबरा चांटी झूला या ब्रिज तहरी रिवर के ऊपर, तहरी रिवर के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैपिटल गुड सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए, कैपिटल गुड सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक कमेटी बनाई है, दैट इज इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। कैपिटल गुड सेक्टर के लिए बनाई गई ये कमेटी, यहाँ पे 21 मेंबर की ये कमेटी है। इसके जो हेड रहने वाले हैं, इसके जो हेड रहेंगे वो रहेंगे श्री अरुण गोयल जी। अरुण गोयल जी बेसिकली इस कमेटी के, इस इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के हेड रहने वाले हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टारगेट, इंडिया टू बिकेम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इंडिया टू बिकेम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। उसी के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को $1 ट्रिलियन तक लेके जाना। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको भी $1 ट्रिलियन तक लेके जाना, $1 ट्रिलियन तक लेके जाना, ये भी हमारा टारगेट है। तो इसी टारगेट के चलते हुए कैपिटल गुड सेक्टर्स को बूस्टअप करने के लिए यहाँ पे ये एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष रहेंगे श्री अरुण गोयल, श्री अरुण गोयल। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का इकोनॉमिक जीके ऑफ सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2020, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2020। क्लास के अंदर अगर कोई भी डाउट आता है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्लास की पीडीएफ आपको इसके साथ ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।